अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन को, कि यूनाइटेड नेशन जो है वो किस मकसद के लिए बनाया गया था। तो इस लेक्चर में हम इसकी मेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जिसके वजह से इस वक्त यूनाइटेड नेशन जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इस मौजूदा इस वक्त 193 स्टेट जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो इसके वो मेन ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे, जिसके वजह से जो इतने ज़्यादा जो स्टेट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन से मुतफिक होकर उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, कि इसके ख़ास वो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, जिसकी वजह से तमाम जो इस वक्त जो 200 के लगभग करीब स्टेट से 200 में से 193 स्टेट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ख़त्म होती है उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें थोड़ा, उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनाइटेड नेशन को हमने डिटेल से डिस्कस किया, उसकी बैकग्राउंड, हिस्ट्री, उसका फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर और उसके मेंबर स्टेट्स को भी डिस्कस किया। तो उस लेक्चर का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकोगे कि दरअसल यूनाइटेड नेशन जो है क्या। तो डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन जो है हम देखते हैं कि जैसे वर्ल्ड वॉर टू जो है वो ख़त्म होती है, उसके बाद उस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसका प्रेसिडेंट जिसका नाम है मिस्टर रूजवेल्ट, और ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर है उस वक्त विंस्टन चर्चिल, ये दोनों मिलकर एक चार्टर बनाते हैं। उस चार्टर को हम बाद में चार्टर ऑफ फ्रीडम का नाम से उसको के नाम से पुकारते हैं उस चार्टर को। तो डियर फ्रेंड्स, इस चार्टर में वो तीन मेन पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वो ये मेंशन करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटिश एम्पायर रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ एवरी नेशन, कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जो है वो तमाम यानी हर नेशन का जो सेल्फ आज़ादी है उसको एक्सेप्ट करेगा, यानी उसको रिकॉग्नाइज करेगा। सेकेंड पॉइंट इस चार्टर का ये था, दे डिड नॉट वांट टू एक्सटेंड देयर फ्रंटियर्स, कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है और ब्रिटिश एम्पायर जो है ये कभी भी अपने जो बाउंड्रीज है उसको एक्सपेंड नहीं करेगा, यानी इलीगली तौर पर किसी दूसरे स्टेट पर वो अटैक नहीं करेगा। थर्ड इसका मेन पॉइंट इस चार्टर का ये था, द नेशन कुड अडॉप्ट एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, एंड दैट नो कंट्री कुड डिप्राइव एनी अदर कंट्री ऑफ इट्स फ्रीडम। थर्ड पॉइंट इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि कि जो भी नेशन जो है, जो भी आज़ाद मुल्क जो है वो किसी किस्म का मिसल एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट वो अडॉप्ट कर सकता है, या पॉलिटिकल सिस्टम, चाहे वो डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर सकता है, चाहे वो प्रोटोक्रेसी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट वो अडॉप्ट कर सकता है। वो अपने विल, अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपने स्टेट को चला सकते हैं, और कोई स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट को अपने उसकी आज़ादी से डिफ्राइव यानी रोक नहीं सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तीन पॉइंट जो ने इस चार्टर में उसने जिक्र किए थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस तीन पॉइंट से, यानी इस तीन मेन पॉइंट से जो बाकी स्टेट, जो बाकी वर्ल्ड है वो इतने इससे इतने मुतफिक होकर, इससे इतने राज़ी होकर के उसी इसके एक ही महीने बाद हम देखते हैं कि 25 अप्रैल 1945 को 50 के करीब जो स्टेट्स हैं वो इस फ्रीडम ऑफ चार्टर को अप्रूवल देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक कॉन्फ्रेंस होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया के एक सिटी सन फ्रांसिस्को में जब ये मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर ये तीन पॉइंट पर जब ये गौर करते हैं कि ये तीन पॉइंट जो है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो उस वक्त सुपर ताकत बन रही थी, और ब्रिटिश एम्पायर वो ख़ुद ये कह रहे थे कि हर स्टेट को अपने आज़ादी का के, और हम अपने जो फ्रंटियर्स है यानी बाउंड्रीज है उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, और साथ साथ कोई दूसरे स्टेट को अलाउ नहीं करेंगे कि वो दूसरे स्टेट पर अटैक करें या उसकी खुद मुख्तारी या आज़ादी को कैप्चर करें। तो इससे लगभग 50 के करीब जो स्टेट थे उस वक्त वो मुतफिक होकर उन्होंने एक लीग यानी एक
ग्रुप बनाने पर सोचा। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं बाद में इसी ग्रुप, जब ये ग्रुप बन गया था 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसी ग्रुप को उस वक्त के जो प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, सदर, जिसका नाम है मिस्टर रोजवेल्ट, उसने इस ग्रुप को नाम दिया यूनाइटेड नेशन। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन बन गई थी। तो डियर फ्रेंड्स, जब ये यूनाइटेड नेशन जो है 24 अक्टूबर 1945 को बन जाते हैं, तो उसके बाद सबसे फर्स्ट काम इसका ये होता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो इस चार्टर यानी चार्टर ऑफ फ्रीडम के बेस पर बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू चार्टर ऑफ फ्रीडम, वही चार्टर है जो मिस्टर रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने बनाया था। तो डियर फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू इस्टब्लिश द इंटरनेशनल फीस, यानी यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि वो वर्ल्ड में टू इस्टब्लिश इंटरनेशनल फीस, अमन को वो इस्टब्लिश करेगा। सेकेंड पॉइंट इसका ये है टू इस्टब्लिश फ्रेंडली रिलेशन अमोंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द बेस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेकेंड इसका पॉइंट ये है कि वो तमाम नेशन के दरमियान फ्रेंडली दोस्ताना रिलेशनशिप को प्रमोट करेगा, और वो भी ऑन द बेस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। हर स्टेट की अपने ख़ुद मुख्तारी के बेस पर, उसकी इक्वलिटी बेस पर। ऐसा ना हो कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से आबादी या पॉपुलेशन में कम हो और उस स्टेट के साथ वो पॉपुलेशन से फ्रेंडली रिलेशनशिप बरकरार नहीं करना चाहता हो। तो थर्ड पॉइंट, इसका मेन पॉइंट ये है टू मेक जॉइंट एफर्ट टू सोल्व द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ द राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ अनदर्स। थर्ड, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इस चार्टर से उन्होंने उठाया था, ये टू मेक द जॉइंट एफर्ट, कि तमाम जो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेट्स बनेंगे, इसके जो मेंबर स्टेट्स बनेंगे, ये हम जॉइंट एफर्ट करेंगे कि हम वर्ल्ड के सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और ह्यूमन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे, और साथ साथ हम रिस्पेक्ट ऑफ द राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ अनदर्स, हमने दूसरे की जो आज़ादी या एक इनकलाब जो आ रहा है या कोई स्टेट में इनकलाब आ रहा है वहाँ पर आज़ादी के लिए, तो उसको हम एहतराम देंगे। फोर्थ पॉइंट, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो इसका ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है, वो टू प्ले अ वाइटर रोल इन bringing harmony among different nations to achieve the above common objectives। फोर्थ पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने तमाम नेशन के दरमियान इतफाक़ के तौर पर उनको क्लोज यानी उसको एक साथ मिलाना है। और जब तमाम नेशन एक साथ मिलेंगे, तो इसी तमाम नेशन जब मिलेंगे तो हम अबाव ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स उसको हासिल कर सकते हैं। अगर हर स्टेट ये चाहेगा कि हम इंटरनेशनल फीस चाहते हैं, साथ साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहते हैं, और साथ साथ हम मिलकर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं, तो फिर ये पॉसिबल होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो अगर हम वर्क देखें कि यूनाइटेड नेशन का मेन वर्क क्या है, इसका मेन वर्क ये है टच एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब एंड फोकस ऑफ द ब्रॉड रेंज ऑफ फंडामेंटल इश्यूज लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, protection of the environments and refugees, disaster relief and mitigations, counterterrorism as well as disarmaments and non-proliferation। यानी इसका मेन वर्क इसमें ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से काम करे, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट के हवाले से काम करे, साथ साथ रिफ्यूजीज़, जो एक स्टेट के रिफ्यूजीज़ महाजर है उनको रिलीफ प्रोवाइड करे यूनाइटेड नेशंस, और साथ साथ कोई स्टेट अगर विफंड के हवाले से वो काम कर रही तो उस पर मुख्तलिफ इकोनॉमिक जंक्शन लगा कर उसके जो विफंड्स उसको रिड्यूस करें। तो डियर फ्रेंड्स, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। अगर हम इसका मेंशन देखें, टू प्रिजर्व द वर्ल्ड पीस वाज कॉम्प्लिकेटेड इन इट्स early decades by the Cold War between the United States and the Soviet Union and their respective allies। Dear friends, जैसी ये यूनाइटेड नेशन बन गई तो उसके फ़ौरन ही 4 साल बाद एक कोल्ड वॉर स्टार्ट होते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान। तो उस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मिशन, ये मेन वर्क ये था कि हमने वर्ल्ड पीस को किस तरह बरकरार रखना है, कि इस कॉम्प्लिकेटेड दौर में जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होते हैं 1949 से लेकर 1991 तक, ये कोल्ड वार मोर देन 40 साल तक ये कोल्ड वार
चल रही होती हैं। तो इस 40 साल तक इस यूनाइटेड नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने किस तरह इस इंटरनेशनल फ़ीस को बरकरार रखना है, क्योंकि इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने इंटरनेशनल फ़ीस को इस्टेब्लिश कराना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये यूनाइटेड नेशन जो है इस ऑब्जेक्टिव में नाकाम रहती है, तो बिल्कुल उसी तरह जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, लीग ऑफ नेशन जो है, फिर ये इस यूनाइटेड नेशन और लीग ऑफ नेशन में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि लीग ऑफ नेशन हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। उसका भी मेन फंक्शन ये था कि टू इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल फ़ीस, कि हमने इंटरनेशनल फ़ीस को बरकरार रखना है। और इसी तरह दूसरा जंग जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तीसरा फ्यूचर में दूसरा कन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन वो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, तो उसके बाद वो लीग ऑफ नेशन बिल्कुल अपने पर्पज़ यानी अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हुई थी, इस वजह से वो ख़त्म हुआ था। तो इस यूनाइटेड नेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल फ़ीस। तो अभी तक जो यूनाइटेड नेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब रही है कि उसने जो भी स्टेट अगर किसी वॉर की तरफ चल रही जाती है, तो उस पर इकोनॉमिक जंक्शन लगाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारे लेक्चर इतना ही था। इसके हवाले से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन के हवाले से जो हमने वन बाय वन डिस्क्राइब किया, इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने, ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव जो है फ्रीडम ऑफ चार्टर से उठाए थे, जो हमने यहाँ पर भी मौजूद है, इस टॉपिक के ऊपर हमने लिखे थे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डियर फ्रेंड्स हम यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन डिस्कस करेंगे कि यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह स्ट्रक्चर है, कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं इस यूनाइटेड नेशन के। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।